अहंकार को अपने ऊपर। जय संविधान। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। कल इकोनॉमिक सर्वे आया था। इकोनॉमिक सर्वे ने बताया था कि देश के अंदर बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो PLI स्कीम के अंतर्गत करोड़ों रुपए का बेनिफिट दिया गया था और उनसे एक्सपेक्ट किया गया था कि वो उद्योग का विस्तार करेंगे, उसका आधुनिकीकरण करेंगे और उसके बाद देश के अंदर बच्चों को रोजगार मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि इसके बावजूद कि निजी क्षेत्र ने अपने प्रॉफिट्स को 30% तक पहुंचा दिया, लेकिन जिस उद्देश्य से PLI स्कीम लाई गई थी और दी गई थी और लाखों करोड़ों रुपए इन पूंजीपतियों को दिए गए थे, बच्चों को रोजगार नहीं मिला। देखिए, भारतवर्ष की जो मुख्य शक्ति है वो डेमोग्राफी है और ये पूरे विश्व के अंदर पूरा विश्व मानता है। बाकी लोग जनसंख्या के बारे में जो भी नेगेटिव कहना चाहें कह सकते हैं, उनका अपना स्पष्ट विचार है। लेकिन आपको पता होगा कि 30-40 साल पहले चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी। आप चीन चले जाइए, आप जापान चले जाइए, आप यूरोप चले जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, आप ज्यादातर विकसित देशों में चले जाइए जहां पे माना जाता है कि जनसंख्या का बोझ कम होना चाहिए, वहां पे जनसंख्या का संतुलन इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि वहां आपको सड़कों पे केवल बूढ़े दिखाई पड़ते हैं, 80 साल के, 85 साल के, 90 साल के, और छोटे बच्चे, नवजात बच्चे दिखाई नहीं पड़ते। तो जनसंख्या का संतुलन इतना ज्यादा उन देशों में बिगड़ चुका है कि वो आगे आने वाले समय में क्या झेलेंगे इसका अंदाजा वो लगाएं। और ऐसे समय में पूरे विश्व के लिए भारतवर्ष एक अट्रैक्शन का केंद्र था, जहां पे युवा जनसंख्या थी और ये माना जा रहा था कि पूरे विश्व की इंडस्ट्री को और कॉमर्स को भारत के युवा जाकर भरेंगे, और भरा भी लोगों ने, भारत के वर्ष के लोगों ने भरा। आपने देखा जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो हिंदुस्तानी हैं। आप अगर IT इंडस्ट्री में देखेंगे, विदेश के अंदर देखेंगे, तो आप देखेंगे भारतीय बच्चे सबसे ज्यादा टैलेंटेड और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड हैं वहां। लेकिन आज के तारीख में बच्चों की शिक्षा में जिस प्रकार की गिरावट लाई गई है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं हुआ है। स्किल डेवलपमेंट की बात की गई, लेकिन स्किल डेवलपमेंट में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा करने का प्रयास नहीं किया गया है। और आज कहा जा रहा है कि हमारे देश के बच्चे जो हैं वो स्किल्ड नहीं है, इसलिए उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिल रही है। अरे, जब विश्व में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हिंदुस्तानी बच्चे नौकरी कर रहे हैं और एग्जीक्यूटिव हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चाहे नासा देख लीजिए या कहीं देख लीजिए, तो ये कहना कि हिंदुस्तानी बच्चे टैलेंटेड, हाँ, सरकार की जो कमी थी, जो एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने बर्बाद कर दिया है, उसकी वजह से देश की युवाओं को जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड था उसको इन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ना शिक्षा व्यवस्था पे कोई इंप्रूवमेंट का काम किया गया, ना चिकित्सा व्यवस्था पे कोई काम किया गया। चलिए, एक तो इकोनॉमिक सर्वे जो कल आया वो तो आया, आज जो बजट आया तो जनता का बड़ा आशा थी, किसानों को शायद कुछ फायदा मिलेगा, महिलाओं को कुछ फायदा मिलेगा, युवाओं के नौकरी के बारे में कोई बात होगी। डिमांड सप्लाई मिसमैच जो क्रिएट हो गया, इसको पाटने का कोई प्रयास होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ाने का कोई काम हुआ होगा। ये जनता की एक्सपेक्टेशन थी, जिससे जो 10 साल से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ। लेकिन जब बजट आया, अब आप देखिए कितनी हास्यास्पद चीजें हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों बढ़ा दिए गए। मतलब ये कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार की मंशा क्या है।
वो क्या चाहती है कि लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें या ना करें। अगर इन्वेस्ट करें तो शॉर्ट टर्म के लिए करें या लॉन्ग टर्म के लिए करें। यह बात मानी जा सकती है कि जो शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन होता है वो मार्केट के लिए भी हितकारी नहीं होता है और वो किसी के लिए हितकारी नहीं होता है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बढ़ाने की बात तो समझ में आती थी, लेकिन साथ ही साथ आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ा दिया। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 साल के बाद जो भी शेयर आप बेचेंगे उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको लगेगा, कोई स्टैगरिंग नहीं है। 1 साल रखेंगे तो इतना, 2 साल इतना, 5 साल रखेंगे तो कैपिटल गेन आपका शून्य हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और ये ज्यादातर लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो एक्चुअल टैक्स पेयर्स हैं, जो वास्तविकता में सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टैक्स देते हैं, भरते हैं इनकम टैक्स, वो अलग मुद्दा है। जो टैक्स देते हैं वो करीब 2 करोड़ रुपए होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ होंगे। और देश के अंदर करीब 6-7-8 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। न्यू रिजीम में आपने थोड़ा सा बेनिफिट दिया, 10,000 रुपए साल का, 800-900 रुपए महीने का। और जो शेयर ट्रांजैक्शन के समय टैक्स लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बढ़ाकर उससे 10 गुने ज्यादा आपने उसी मिडिल क्लास को बोझिल कर दिया, जिसको आप कह रहे हैं कि 800-900 रुपए साल का आपने बेनिफिट दिया, 700-800 रुपए महीने का आपने बेनिफिट दिया, उससे 10 गुने ज्यादा आपने इन कैपिटल गेन टैक्सेस को बढ़ा के उनसे वापस ले लिया। एक्सपेक्टेशन थी, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट मैं बोल भी नहीं सकता, लोगों को लगेगा स्वामी साहब क्या बात कर रहे हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मॉडल क्रिएट किया गया 10 साल पहले, उसमें परिकल्पना केवल थी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई बात ही नहीं की गई। जब पहले सपने दिखाए गए तो कहा गया 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, बुलेट ट्रेन बनेगी, मेट्रो चलेंगी, कॉरिडोर्स बनेंगे, हाईवेज बनेंगे। होना क्या चाहिए था मेरे हिसाब से, अगर एक अर्थशास्त्री के हिसाब से हिंदुस्तान की वस्तु स्थिति समझते हुए होना चाहिए, हिंदुस्तान जैसे देश में आपको बात करनी चाहिए आज के तारीख में स्मार्ट विलेजेस की। एक ऐसा विलेज जिसका जो सेल्फ सफिशिएंट हो, जो आत्मनिर्भर हो, जिसका सीवर सिस्टम हो, जिसका डिस्पोजल हो, जिसके अंदर बायोगैस प्लांट हो, जिसके अंदर भंडारण की क्षमता हो, जिसके अंदर बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसके पास 4-5 गांवों के बीच में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट बने, जहां पे छुट्टा जानवर जो उनकी 40% फसल को खा जाते हैं उनको रोकने की व्यवस्था हो। अगर देश के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़े और उसकी रक्षा की जा सके और उसकी फूड और फ्रूट हॉर्टिकल्चर प्रोसेसिंग हो सके और देश के किसानों की आर्थिक स्थिति इंप्रूव हो और फिर उसके बाद उनके उत्पादों में उनको फायदा हो, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो किसान है उसकी आमदनी का एक स्रोत तो है जो वो अन्न उगताता है और उसके अलावा दूध बेचता है, अंडे बेचता है, मुर्गी पालन करता है, एमएसपी आप देंगे नहीं, दूध के सही दाम उसको देंगे नहीं, इनपुट कॉस्ट उसकी बढ़ती जाएगी, ऋण उसके माफ करेंगे नहीं, इंश्योरेंस उससे करा देंगे क्रॉप इंश्योरेंस, लेकिन इंश्योरेंस का भुगतान इंश्योरेंस कंपनी तब करेगी जब उसकी तहसील में 70% फसल खराब हो जाएगी।
इसका मतलब 20,000 करोड़ पर ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम तो लेगी इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन भुगतान 6-7 हजार करोड़ का केवल करेगी और 13-14 हजार करोड़ रुपए बड़े बड़े पूंजीपति बना लेंगे। उसके बजाय आपने क्या किया कि हम क्योटो बनाएंगे, हम वेनिस बनाएंगे, हम पेरिस बनाएंगे। अब ऐसे पेरिस और क्योटो और टोक्यो आपने बना दिए हैं कि बनारस के अंदर जब बारिश होती है तो गोदोलिया पूरा डूब जाता है, दिल्ली में बसें डूब जाती है। हिंदुस्तान के करीब करीब 80% शहर ऐसे हैं जिनके अंदर निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। गांवों की बात तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के अंदर कितने गांव ऐसे हैं और कितने शहर ऐसे हैं जहां पे सीवर की व्यवस्था है और सीवर का प्रॉपर डिस्पोजल है। क्या ये विश्व गुरु भारत के लिए अच्छी बात है कि हमारे देश के अंदर सीवर सड़क पे फैलते रहते हैं, ओवरफ्लो करते रहते हैं जहां हैं वहां, और बाकी जगह तो है ही नहीं, वो तो प्लॉट्स में खोल दिए जाते हैं, गंगा नदी में बहा दिए जाते हैं, गोमती में बहा दिए जाते हैं, नर्मदा में बहा दिए जाते हैं। तो हमने जो एक सपना दिखाया 10 साल पहले, तो लोग पलायन हुआ गांव से, उन्होंने देखा रे वाह शहर, यहां तो मजदूरी करो, यहां तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, यहां तो मजदूरी करो, तो किसान मजदूर बन गया, झुग्गी बना के रहने लगा, स्लम्स में रहने लगा। तो शहरों के अंदर अर्बन स्लम्स बन गए और गांव जो हैं वो वीरान हो गए, और वो बिल्कुल देश के अंदर दो तरह के देश बना दिए, एक वेनिस बना दिया और एक रवांडा बना दिया। छुट्टा जानवरों पे कोई रोक नहीं। बजट में फिर वही अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बात नहीं, युवाओं के रोजगार के बारे में कोई बात नहीं, युवाओं के जो टीचिंग, उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको, अगर कहते हैं आज की तारीख में कि हमारे बच्चे इतने योग्य नहीं हैं, और बड़े बड़े नेता कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, तो ये गलती किसकी है? हमारे जमाने में तो हमने कभी नहीं सुना कि कहा गया हो कि हिंदुस्तान, बल्कि विश्व में बड़े बड़े जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स आए और हमारे बच्चों से मिले, और मैंने भी क्योंकि टीचिंग की है मैं जानता हूं, मैंने फ्रांस के बच्चों को भी पढ़ाया, अमेरिकन बच्चों को भी पढ़ाया, जर्मनी के बच्चों को भी पढ़ाया है। मैंने देखा है कि भारतवर्ष के बच्चे सबसे ज्यादा मेधावी हैं, मेहनती हैं, जुझारू हैं। दूसरी बात है कि तकनीकी रूप से हम बहुत पीछे हैं, लेकिन हमारे यहां जो चीज 30 साल पहले याद कर ली आज भी याद है। और यह कहना कि हमारे बच्चे योग्य नहीं है इसलिए उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, तो ये जो दक्षता विकास, कौशल विकास करना था, ये तो सरकार का काम था। आपने क्या किया महाराज, ये तो आपकी गलती है। अगर आईटी के 35% बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है तो ये किसकी कमजोरी है? ये आपकी कमजोरी है, ये बच्चों की कमजोरी नहीं है, लेकिन उधर कोई ध्यान नहीं। तो बजट जैसे पहले 10 साल आया था वैसे ही ये बजट आ गया है, लेकिन बजट में कोई निश्चित दिशा हमें नहीं दिख रही है, कोई ऐसा क्रांतिकारी कदम नहीं दिख रहा है जिससे कि देश की आर्थिक व्यवस्था उस डायरेक्शन में जाए जिसमें जाने की आवश्यकता है। पहले आपने सुना हमारे यहां ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, व्हाइट रिवॉल्यूशन आया, इधर 10 साल के अंदर कोई इस प्रकार का आईटी रिवॉल्यूशन आया, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आया, इधर 10 साल में आपको कुछ दिखाई पड़ा कि कोई इस प्रकार का रिवॉल्यूशन हुआ हो जिससे देश की पूरी दिशा बदल गई हो? स्टैच्यूज बने, मंदिर बने, सड़कें बनी, हाईवेज बने, और हाईवेज बन के, देखिए मैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपनी टिप्पणी कर रहा हूं। यहां से आप देहरादून पहुंच जाइए 2.5 घंटे में दिल्ली से। पहले हम लोग जब देहरादून जाते थे रास्ते में 6 जगह रुकते थे क्योंकि 6 घंटे लगते थे, खाना खाते थे, चाय पीते थे, फल खरीदते थे। अब 2.5 घंटे में हाईवे के ऊपर चले जाएंगे, नीचे के सारे दुकानदार बेरोजगार। यहां से 8 घंटे में मुंबई पहुंच जाइए, टॉल दीजिए, अपनी गाड़ी फर्राटे से मुंबई ले जाइए,
रास्ते के सारे शहरों के रोजगार बंद। तो आप विदेश जाते हैं और विदेश से सपने लेके आते हैं और विदेश बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को। भारत की नीतियां भारत की वस्तु स्थिति को देख के बननी चाहिए, जिसमें बिल्कुल इस बजट से नजर आ रहा है कि आपने बिल्कुल उसको नजरअंदाज किया है। तो ये बजट मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि जिस वर्ग को सबसे ज्यादा समर्थन की आवश्यकता थी, किसान को, महिला को और युवाओं को, वो बिल्कुल निराशाजनक है। उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ है, और जिन्हें फायदा हुआ है वो आप जानते हैं किन्हें फायदा हुआ है। उन्हें फायदा पहुंचाने का प्रयास हुआ है, और ये सब जान रहे थे बजट के पहले कि अल्टीमेटली फायदा उन्हीं को होगा। एक तो उनको फायदा हुआ पूंजीपतियों को, और दो स्टेट्स को और फायदा हुआ, आंध्र प्रदेश और बिहार को, क्योंकि उनकी वजह सरकार बची हुई है। तो ये जनता के हित में सरकार, ये बजट नहीं है, ये सरकार बचाने के एजेंडे से बनाया गया बजट है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।